हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हर सेक्शंस डिटेल में। एंड हम प्रिपेयर करते हैं जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, उन सारे सेक्शंस पे डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे। अब अपने लास्ट लेक्चर में हमने अब तक सेक्शन 36 तक डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। यानी अभी आप देख सकते हैं जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने लास्ट क्लास में वेजरिंग अग्रीमेंट सेक्शन 30 एंड कंटिंजेंट सेक्शन 31 टू 36 इतना कवर कर लिया था। मतलब अप टू सेक्शन 36 इन टोटल कवर कर लिया था, जिसमें हमने एक एक करके सारे सेक्शंस डिस्कस किए। प्राइमरीली दो टॉपिक्स हैं, जो सेक्शन 30 वेजरिंग अग्रीमेंट्स, जिसमें हमने वेजर क्या होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, साथ ही इसके एक्सेप्शंस क्या है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश की। इसके बाद हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखा, जिसमें सेक्शन 31 से लेके 36 तक था, जिसमें हमने एक एक करके सेक्शन पढ़ा, समझा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, इसके एसेंशियल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एसेंशियल्स क्या है, फिर वेजरिंग और कंटिंजेंट के बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों टू सम एक्सटेंट एक ही जैसे लगता है। जब आप डेफिनेशन देखोगे तो दोनों में हम ये चीज देखते हैं कि भाई किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, वहां भी कंटिजेंसी है, वेजरिंग में भी एंड कंटिजेंट में तो ऑफ कोर्स है ये कंटिजेंसी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने ये सारी चीजें समझी, प्लस इसके बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारा कुछ हमने समझने की कोशिश करी। अब आते हैं इन सब सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बात करें इन जनरल समझने की कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ। परफॉर्मेंस सिंपली क्या कहेंगे, समथिंग हैज बीन परफॉर्म्ड, मतलब कुछ परफॉर्म किया गया, मतलब कोई टास्क कंप्लीट किया गया या कोई असाइनमेंट, तो मतलब कोई वर्क हैज बीन डन, वही परफॉर्मेंस है। उसे हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हुई। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब जहां हुआ किसी काम को, किसी टास्क को करना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई जो दोनों पार्टीज की लाइबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनके पार्ट के जो टास्क हैं, उसको कंप्लीट करना, उसको परफॉर्म करना, हम उसे कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भाई हमें क्लियरली पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, दो पार्टीज हैं, ए एंड बी, दो पार्टी है, एक प्रोमिसी है, एक प्रोमिसर है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दो पार्टीज हैं। अब जब दोनों पार्टीज को, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, प्रोमिसर को भी कुछ परफॉर्म करना है एंड प्रोमिसी को भी कुछ परफॉर्म करना है, तो यदि उनकी लाइबिलिटीज को पूरा करना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दोनों पार्टीज प्रोमिसर और प्रोमिसी हैं, उनकी लाइबिलिटीज को पूरा करना, इसे ही हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके सेक्शन समझते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, और साथ ही इसके कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीजें एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 36, उसके पहले देखिए लिटरल मीनिंग क्या है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क और एक्शन। जैसे मैंने कहा जनरली परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, भाई किसी टास्क को कंप्लीट करना। लीगल डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या हो गया, मतलब मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। और जब लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, ये है। ठीक है, सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, फुलफिलमेंट और कंप्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें पता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों के कुछ राइट्स होते हैं। भाई आप किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, यू पे मी द अमाउंट, आई डिलीवर यू द गुड्स, यही है। तो ये जो दोनों पार्टीज को कुछ करने का है, कोई कंप्लीशन का उनके पार्ट का जो टास्क है, यही है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, देखिए आगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब कब वो
एग्जिस्टेंस में आने खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो डिस्चार्ज के वेरियस मोड्स हम पढ़ेंगे, मतलब बहुत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किया जा सकता है। डिस्चार्ज का सिर्फ मतलब है उसका खत्म हो जाना, ठीक है। तो उनमें से एक तरीका, डिस्चार्ज के वेरियस मोड्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनमें से एक मेजर तरीका है परफॉर्मेंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए परफॉर्म करके खत्म किया जा सकता है, उसका एक मोड हो गया डिस्चार्ज का, एक मोड हो गया परफॉर्मेंस। कैसे खत्म किया जा सकता है? अब जैसे हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज की कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्मेंस है, राइट, दोनों पार्टीज की लाइबिलिटीज है। तो जब दोनों पार्टी, प्रोमिसर और प्रोमिसी, दोनों अपने पार्ट के परफॉर्मेंस कर देते हैं, दोनों अपने अपने पार्ट के रेस्पेक्टिवली जो उनकी ड्यूटीज है, जो लाइबिलिटीज है, उसको फुलफिल कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्लियरली यही होगा। अब जैसे मान लीजिए देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इनके बीच एक डील होती है भाई कि व्हेन यू पे मी 30 लाख रुपीज, ए जो है वो प्रोमिसर है, इसको अपनी कार देनी है उसको बी को, और बी को देना है 30 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये कार और ये 30 लाख रुपीज, मतलब ए के पार्ट पे कार और बी के पार्ट पे 30 लाख रुपीज, ये जो है ये है इनका, इनकी लाइबिलिटी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ इनकी यही तो लाइबिलिटी है कि तो इनकी यही लाइबिलिटीज है, ए को जहां कार देनी है बी को, वही बी को 30 लाख रुपीज देना है। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये हम कहेंगे कि इनका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का इनका इनके इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसकी ये इनके लिए परफॉर्मेंस है, इनका परफॉर्मेंस है, इनके पार्ट का, ए के पार्ट का और बी के पार्ट का रेस्पेक्टिवली। नाउ अब क्या है, मान लीजिए बी ने 30 लाख रुपीज दे दिए और ए ने उसके बाद अपनी कार दे दी, दोनों ने अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर लिया। उनके पार्ट पे क्या था, पहले एक को पैसे देने थे, दूसरे को कार देनी थी। नाउ इन दोनों ने अपने अपने पार्ट पे अपना अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, बी ने पैसे दे दिए और ए ने कार दे दी। तो अब जब दोनों पार्टीज के पार्ट का जो परफॉर्मेंस है, मतलब उनकी जो ड्यूटीज थी, उनकी जो लाइबिलिटीज थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसका फुलफिलमेंट जब हो जाता है, उसका फुलफिलमेंट होने के बाद दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन डिस्चार्ज्ड। मतलब ये कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, मैंने क्या बताया, डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया। तो जब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो पर्पस सर्व हो गया। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए था, कार सेल करने के लिए, पैसे मिले, कार चली गई, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस सर्व हो गया। तो जब पर्पस सर्व हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाए, उसे कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया डिस्चार्ज के वेरियस मोड्स हैं, तो उनमें से एक मोड आगे भी हम बहुत सारे एज वी गो अलोंग हम और भी मोड्स इसके पढ़ेंगे क्या है, लेकिन एक मेजर मोड है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। एक मेजर मोड है ये, ठीक है। सो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि भाई क्लियरली हम ये बात तो समझ लेंगे कि डिस्चार्ज का मोड है, मतलब जैसे ही इनके पार्ट का परफॉर्मेंस हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, यही है। सो भाई देखिए कह क्या रहा है, गोल क्या है, परफॉर्मेंस डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा हमने अभी देखा डिस्चार्ज मतलब टू एंड, टू कम टू एन एंड, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब ही होता है टू कम टू एन एंड, मतलब खत्म हो जाना। और यही खत्म करने के वेरियस मोड्स हैं, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज, पहला हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस। अब क्लियरली जब दोनों पार्टीज ने, कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी पर्पस के लिए बना है, तो जब दोनों पार्टीज अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर ली, मतलब पर्पस सर्व हो गया। पर्पस सर्व होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा।
तो बस यही है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज का एक मोड है जिसमें पार्टीज अपने अपने पार्ट के रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस जब कर लेती है तो द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। देखिए यही लिखा है, परफॉर्मेंस डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग क्या हुआ? द पार्टीज आर नो लॉन्गर बाउंड वंस देयर ड्यूटीज आर मेट। वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक बार उनके पार्ट की सारी परफॉर्मेंस हो गई, उसके बाद पार्टीज बाउंड नहीं होती, उनकी ड्यूटी खत्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब सेक्शन 37 देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन 37, ठीक है। पार्टीज मस्ट, मस्ट लिखा है मतलब इट्स अ मैंडेट, मस्ट मतलब इट्स अ मैंडेट, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, मस्ट लिखा है। पार्टीज मस्ट ईदर परफॉर्म, पहला इधर मतलब इधर या तो ये या तो वो, इधर परफॉर्म या तो परफॉर्म करे, और ऑफर टू परफॉर्म टू पार्टी, या तो पार्टीज लिखा है मतलब दोनों पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। या तो पार्टीज मस्ट मैंडेटरीली, पार्टियों को पार्टीज को करना है क्या, दो रास्ते दिए हैं। पहला इधर परफॉर्म, या तो परफॉर्म करिए आप, ठीक है, और दूसरा ऑफर टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस का ऑफर करिए। अभी ऑफर टू परफॉर्म क्या है, आगे हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है। या तो पार्टीज परफॉर्म करें या परफॉर्म का ऑफर करें परफॉर्मेंस की, देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, मतलब अपने पार्ट की जो ड्यूटीज हैं, अपने पार्ट की जो ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए पार्टीज मस्ट, दोनों पार्टी मैंडेटोरली या तो परफॉर्म करे उसको, ठीक है, जो ड्यूटी है, या परफॉर्मेंस का ऑफर करे। सेक्शन 37 ये कहता है, अब देखिए सेक्शन 37 बेसिकली सेक्शन देखिए तो क्या है, पार्टीज टू परफॉर्म, जैसे हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, ठीक है। अनलेस, अनलेस मतलब प्रोवाइडेड हो गया, ये सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन हो गया, अनलेस such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law। dispensed with क्या क्या टर्म्स है यहाँ पे, dispensed with, dispensed और excused, ठीक है। चलिए excused तो हमें पता है, dispensed क्या होता है, तो कह क्या रहा है ये सेक्शन कि पार्टीज मैंडेटरीली या तो परफॉर्म करे या परफॉर्मेंस ऑफर करे, अनलेस, अनलेस मतलब अगर एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है, अनलेस सच मतलब परफॉर्मेंस कब नहीं करनी होगी, परफॉर्मेंस करनी होगी ये ऊपर लिख दिया। अब अनलेस अगर एक्सेप्शन है मतलब परफॉर्मेंस कब नहीं करनी होगी, सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ, डिस्पेंस मतलब क्या होता है, डिस्पेंस मतलब होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, लीव, रिलीज, उसे छोड़ दिया, ठीक है, कि आपको अब करने की, परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। तो वही लिखा है, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद, या तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया उसको, और एक्सक्यूज्ड विद या माफ कर दिया गया कि ठीक है जाने दो, रहने दो, नहीं जरूरत है इसकी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, या तो ये लॉ कहे, मतलब ये सेक्शन पूरी तरीके से कह क्या रहा है कि भाई पार्टीज को या तो परफॉर्म करना है या परफॉर्मेंस को ऑफर करना है, ये तो मैंडेटरी है, ये तो उन्हें करना ही है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस कब मैंडेटरी नहीं है, परफॉर्मेंस कब नहीं करना जरूरी है, इसके लिए सिनेरियो दे रखे हैं कि या तो पार्टीज को डिस्पेंस कर दिया गया है कि भाई ठीक है, परफॉर्मेंस को डिस्पेंस कर दिया गया है कि एग्जेप्टेड, या एक्सक्यूज कर दिया गया कि ठीक है जस्ट लीव इट, नहीं भी करोगे आप तो चलेगा, वो सिनेरियो। तो इन दोनों केसेस में कब, जबकि इस एक्ट के या किसी एक्ट के, लिखा है ना प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, या तो इस एक्ट या किसी और एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हो कि परफॉर्मेंस इन इन कंडीशंस में करना नहीं जरूरी है, या पार्टीज इन सिनेरियो में एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, ऐसा अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है तभी परफॉर्मेंस मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज ऊपर की लाइन क्लियरली कहती है पार्टीज मस्ट, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भाई अब क्लियरली जब दो पार्टी के बीच में ए एंड बी, दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको अपने पार्ट के परफॉर्मेंसेस भी तो करने हैं ना। ये सेक्शन ही मैंडेटरी बना रहा है कि भाई जो पार्टीज हैं उनको अपने पार्ट की परफॉर्मेंस करना मैंडेटरी है। तो
मैंडेटरी है, लेकिन कब ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक्सेप्शन भी यही सेक्शन दे रहा है। मैंडेटरी तब नहीं है जब या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद, उसके कोई प्रोविजन या कोई और एक्ट परफॉर्मेंस को एग्जेम्प्ट कर दे या एक्सक्यूज कर दे। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? प्रोमिसेस। प्रॉमिस क्या था? एक्सेप्टेड प्रपोजल्स में देखा था, एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम प्रॉमिस कह रहे हैं। promises bind the representatives of the promisers in case of death of such promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract. तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि प्रॉमिस जो है वो बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव। अभी तो पार्टी की बात कर रहे थे कि भाई ए एंड बी पार्टी है तो वो बाइंड हो जाती है क्योंकि मस्ट लिखा है तो मैंडेटरीली इन्हें करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है, पार्टी नहीं। बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी बाइंड हो जाता है प्रॉमिस से इन केस ऑफ, कब कब बाइंड होते हैं भाई? कब या तो पार्टी के लिए मैंडेटरी कर रहा है ना कि भाई पार्टी इसको मैंडेटरीली परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन सेकेंड पार्ट कह रहा है ये पार्टीज के जो प्रॉमिसर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी बाइंड हो जाते हैं प्रोमिसेस से। कब? ये लिखा है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स, जब प्रोमिसर की डेथ हो जाए, अगर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर द परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स, परफॉर्मेंस होने के पहले ही अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो वहां पे प्रोमिसर का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाउंड हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, भाई कार सेल करने के लिए ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए को कार देनी है, बी को 10 लाख रुपीज के लिए 10 लाख रुपीज दे दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कार, बी ने पैसे तो दे दिए, बी ने पैसे तो दे दिए 10 लाख, ए का भी इंटेंशन था फुलफिल करने का कि जैसे ही पैसे मिलेंगे अपना कार वो उसको पोजीशन दे देगा, उसको डिलीवर कर देगा। लेकिन इट सो हैपेंस, ऐसा हुआ कि although he had full intention to complete the part of his performance, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि बी ने तो परफॉर्मेंस कर दी, ए के परफॉर्मेंस करने के पहले ही ए की डेथ हो गई, ए डाइड, ठीक है, ए डाइड, ए की तो डेथ हो गई। अब क्या होगा? बी ने पैसे, बी पैसे दे चुका है, ए मर गया, अब यहाँ पे कैसे होगा? तो ये जो प्रोविजन है, ये जो पार्टी इसीलिए लाई है किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस ना हो सके, बायसनेस ना हो जाए, इसीलिए। अब यहाँ ए डेथ कर गया, ए की डेथ हो गई और बी पैसे दे चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी को लॉस नहीं होगा। इसी लॉस से इसे बचाने के लिए इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोमिसर, ये प्रोमिसर है, जो प्रपोजर है वो प्रोमिसर है, तो ए की डेथ जो कि प्रोमिसर है उसकी डेथ के केस में इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखा, रिप्रेजेंटेटिव से, इसका रिप्रेजेंटेटिव मतलब ए के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रोमिसर है उसके रिप्रेजेंटेटिव पे ये बाइंडिंग हो जाएगा कि ए के बिहाफ पे, इसके पार्ट पे बाइंडिंग हो जाएगा कि ए के बिहाफ पे अपने उसके लाइबिलिटी का परफॉर्मेंस करे, उसकी ड्यूटी का, उसके टास्क का, उसके पार्ट में जो ड्यूटीज थी उसका परफॉर्मेंस करे। यानी नाउ इन दिस एग्जांपल ए हैज टू डिलीवर कार टू बी इन केस ए डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर अपना पार्ट करने के पहले, अगर ये जिंदा है तो डिलीवर सामान, पैसे पहुंचते ही को डिलीवर करना है अपना कार, पर इन केस ए डाइड, यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाउंड हो जाएगा कि इस कार बी को देगी। सेक्शन 37 यही बात कहता है। अब देखिए इस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं समझने के लिए। सबसे पहले इस सेक्शन के एप्लीकेशन में आने के लिए जरूरी क्या क्या है, जो हमने सेक्शन की लाइन से देखा। सबसे पहले क्योंकि पार्टीज मस्ट लिखा है, मस्ट मतलब मैंडेटरी परफॉर्मेंस, जो हमने अभी डिस्कस किया कि मैंडेटरी परफॉर्मेंस है, पार्टीज मस्ट, उन्हें करना है, ठीक है। दूसरा, पार्टीज को परफॉर्म करना है, पार्टीज मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। दूसरा क्या है? अपने पार्ट का परफॉर्मेंस अनलेस सच performance is dispensed with, dispensation when the performance is waived off, waive देखिए waived off या exempted, या तो waive off कर दिया जाए या exempt कर दिया जाए।
बाय द अदर पार्टी की नहीं, ठीक है आपको नहीं करने की जरूरत है। दूसरा क्या है, लीगल एक्सक्यूज लिखा था, डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज, लीगल एक्सक्यूज व्हेन द लॉ इटसेल्फ एक्सक्यूजेस परफॉर्मेंस, या तो लॉ कहीं कोई ठीक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का जो पार्ट है देखिए सेकेंड है उसमें, promises are not personal, they bind the legal representatives of the deceased promiser। अगर promiser की डेथ हो जाती है तो वहां जो भी उनका representative है, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी लाइबिलिटी बनेगी कि वो उसके पार्ट का परफॉर्मेंस करे। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब हमें समझने की जरूरत है। देखो, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको कहते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, अभी तक हमने परफॉर्मेंस देखा, भाई सेक्शन क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्मेंस करनी है। गोल देखिए, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। गोल क्या है भाई, डिस्चार्ज द लीगल लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज करना। अब परफॉर्मेंस तो हम समझ गए कि अपने पार्ट की ड्यूटीज को परफॉर्म करना। अब परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअली दो तरह की होती है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, उसी से मतलब निकालेंगे बस। इधर परफॉर्म, पहला तो ये कह रहा है, या दूसरा ऑफर टू परफॉर्म, दूसरा ये कह रहा है या तो परफॉर्म करे या तो पार्टीज परफॉर्म करे या परफॉर्म करने के लिए ऑफर करे। दिस ऑफर टू परफॉर्मेंस, दिस ऑफर टू परफॉर्मेंस, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेंडर, टेंडरिंग परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस जो है वो इस सेक्शन के हिसाब से दो तरीके की हुई, लिखा है इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। तो जहां इधर परफॉर्म कह रहा है, ठीक है, वहां तो एक्चुअली परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब पार्टी का एक्चुअली परफॉर्म करना है, तो वही पहला हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने के लिए ऑफर करें। तो परफॉर्म करने के लिए ऑफर करना, उसे हमने कहा टेंडर, इसे कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब ये होता क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के दो टाइप हुए। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और टेंडरिंग यानी ऑफर टू परफॉर्मेंस। अब ये दोनों होते क्या है, सो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअली जब पार्टीज ने परफॉर्म किया, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, राइट। इस एग्जांपल में बी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस किया, ए ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस किया, या अगर ए नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किया, जो भी, पर इनके पार्ट के प्रॉमिस, इनके जो प्रोमिसेस है उसका परफॉर्मेंस हुआ। ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब पार्टीज ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस किया, अपने अपने पार्ट के प्रॉमिस को परफॉर्म किया, इसे कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ दिस एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है ईदर परफॉर्म, ये ईदर परफॉर्म का एग्जांपल है। ईदर परफॉर्म जो है ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। ईदर परफॉर्म, ईदर हटा दीजिए, परफॉर्म कर लीजिए, परफॉर्म। ठीक है, द कंप्लीटेड एक्ट मतलब परफॉर्म किया, हमने अपने पार्ट के प्रोमिसेस फुलफिल किए। दूसरा लिख रहा है ऑफर टू परफॉर्म, अब ऑफर कर रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑफर करना। ऑफर करना मतलब अटेम्प्ट करना, मतलब ये कि प्रोमिसर ने कहा प्रोमिसी को कि भाई परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस, प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती है परफॉर्मेंस, जिस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसे कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडरिंग। तो ये दो टाइप होते हैं परफॉर्मेंस के। देखिए एक एक करके इन दोनों को डिटेल सुनते हैं। पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस हैज एक्चुअली बीन डन, जहां परफॉर्म टर्म लिखा है वो, इसका मतलब क्या, देखिए व्हेन द प्रोमिसर फुलफिल्स देयर ऑब्लिगेशन एग्जैक्टली एज पर द टर्म्स एंड प्रोमिसी एक्सेप्टेड। मतलब भाई प्रोमिसर जो है उसको जो करना था उसने वैसे किया और प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें जैसी लिखी हुई थी उसका उस तरीके से ही परफॉर्मेंस, उसे कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है,
वो हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका आउटकम क्या हुआ, यानी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है भाई, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्योंकि दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर लिया, एग्जीक्यूट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। The ability of the performing party is the liability of the performing parties is terminated। अब यहां से उनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। हमने वही देखा, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, पूरा हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन, इट हैज बीन कंप्लीटेड नाउ कंप्लीटली। तो कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से फुल्ली, तो ये डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है, मतलब पार्टीज जो है उनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। देखिए एग्जांपल जैसे है, इस ये जो एग्जांपल मैंने दिया था ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का ही था। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ए डिलीवर्स द गुड्स टू बी एंड बी एक्सेप्ट्स देम एंड पेज द प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए ने पहले कार दी, ए ने पहले कार दी, बी ने उसको एक्सेप्ट करके उसको पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ये हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। बोथ पार्टीज आर नाउ फ्री फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, लाइबिलिटीज टर्मिनेटेड, यही हो गया, लाइबिलिटीज टर्मिनेटेड, लाइबिलिटी खत्म हो गई पार्टी की। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, बस दोनों पार्टी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है देखिए, बहुत सिंपल है। एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में अंतर यही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअली परफॉर्मेंस हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उसी हिसाब से पार्टीज ने परफॉर्मेंस कर ली। अब क्योंकि उनके पार्ट से उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी अपनी कर ली, अपने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर लिया, तो भाई क्लियरली उनके पार्ट पे जो उनको काम करना था वो कंप्लीट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही सर्व हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस सर्व हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिस चीज के लिए बनाया गया था हो गया काम, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नाउ कम्स टू एन एंड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, तो लाइबिलिटीज पार्टी की कहां से आ रही थी, कॉन्ट्रैक्ट से ही तो पार्टी की लाइबिलिटीज भी खत्म, दोनों पार्टीज की लाइबिलिटीज टर्मिनेटेड, अब कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा जो कि है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को ही या ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर, तीनों सेम चीजें हैं, तीनों सेम चीजें हैं। अब ये होता क्या है देखिए, ये हो गया ऑफर टू परफॉर्म, इसका क्या मतलब है, व्हेन द प्रोमिसर इज रेडी विलिंग। ठीक है, प्रोमिसर तो भाई रेडी था, मर्जी थी उसकी, मतलब ये जो है वो कार देने के लिए तैयार था कि हाँ ठीक है, आई पे यू माय कार, आई गिव यू माय कार, ठीक है, आई डिलीवर दिस। तो वो तो रेडी था, उसकी मर्जी थी अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन एंड ऑफर्स टू परफॉर्म, अपने पार्ट का परफॉर्म करने के लिए उसने बी को कहा, भी परफॉर्म करने के लिए उसको उसको ऑफर किया। ठीक है, लेकिन अब मान लो ए जो है बी को अपनी कार पहुंचा देता, ठीक है, लेकिन बी क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको किसी भी रीजन की वजह से उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अब ए ने क्या किया, ए के परफॉर्मेंस पे क्या, ए के पार्ट पे क्या प्रॉमिस है, वो अपनी कार देगा, I'll deliver my car to you and then you have to pay me 10,000 10 lakh rupees, यही उनकी कॉन्ट्रैक्ट थी। अब ए ने कार पहुंचा दी, उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ए ने पहले कार पहुंचा दी, बी ने क्या कहा कि बी को बाद में कोई दिक्कत हुई, उससे कोई उसको इश्यूज हुए और उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ वट एवर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो भी उसके इश्यूज रहे हो उसकी वजह से बी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्टेंस। तो ऑफर करना, परफॉर्मेंस को ऑफर करना और उसका प्रोमिसी से रिफ्यूजल, मतलब द प्रोमिसर ऑफर द परफॉर्मेंस बट द प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। इस कंडीशन को कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्यों अटेम्प्टेड, क्योंकि अटेम्प्ट किया गया परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जब प्रोमिसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कंप्लीट कैसे होगा, एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने रिफ्यूज कर दिया। तो एक्चुअल क्यों नहीं हो पाया, जैसे हम बीएनएस का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, कोरिलेशन आप समझ पाओगे ऐसे, जैसे हम जब स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ते हैं तो अटेम्प्ट सी सक्सेसफुल जाने के बाद कमीशन ऑफ ऑफेंस हो जाता है,
वैसे ही यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस जो अटेम्प्ट की गई, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यही जब अगर रिफ्यूजल नहीं होता, इसका प्रोमिस अगर रिफ्यूज नहीं किया होता, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाता, कंप्लीट हो जाती परफॉर्मेंस टर्म्स के हिसाब से। लेकिन क्योंकि प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। द ऑफर हैज बीन मेड बाय द promiser, but the same has not been accepted by the ऑफर। मतलब क्या, और मतलब प्रपोजल वाला ऑफर नहीं, प्रॉमिस तो ऑलरेडी हो चुका है। ऑफर टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस के लिए, हम परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, सो परफॉर्मेंस के लिए ऑफर करी, प्रोमिसर ने करा, लेकिन प्रोमिसी डिड नॉट एक्सेप्ट इट, द प्रोमिसी रिफ्यूज्ड द एक्सेप्टेंस। इसको कहेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आता है। टेंडर से कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो एमसीक्यू में टेंडर वाले से तो ये देख किस करना होगा, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, ऑल्सो नोन एज अ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अब जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो हमने देखा कि भाई ठीक है, पार्टीज ने कंप्लीट कर लिया तो उनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, डिस्चार्ज हो गया। वहां पे यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा इस केस में? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। प्रोमिसर की अब कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी कि भाई परफॉर्मेंस नहीं हो पाया उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि प्रोमिसर ने तो ट्राई करा अपने पार्ट पे, उसने तो कोशिश करी कि नहीं भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हमें पूरा करना है, उसने तो डिलीवर भी करा है गुड्स, पर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्योंकि प्रोमिसर ने अटेम्प्ट किया बट प्रोमिसी की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब प्रोमिसर की नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। The promisor does not lose their rights under the contract just because आपने एक्सेप्ट नहीं किया। किसने? प्रोमिसी ने नहीं किया ना, प्रोमिसर ने तो कोशिश की। तो क्योंकि आपने मतलब प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका ये थोड़ा मतलब है कि मेरे भी राइट्स खत्म हो गए। नहीं, मैंने तो कोशिश की थी, आपने नहीं एक्सेप्ट किया, दैट्स योर प्रॉब्लम, आपको क्या इश्यूज है। लेकिन इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं कि मेरे राइट्स खत्म हो जाते हैं, मेरे राइट्स एज इट इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस बट इट डज नॉट लूज देयर राइट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी राइट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खत्म हो गई। दे कैन मतलब दे कैन स्टिल सू फॉर ब्रीच टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर ओन ऑब्लिगेशन। वो ब्रीच अगर होता है तो ब्रीच के लिए केस कर सकते हैं। नॉन परफॉर्मेंस हुआ इनकी, उन्होंने परफॉर्मेंस कोशिश की इनके पार्ट पे, ठीक है भाई, इनके पार्ट पे नॉन परफॉर्मेंस हो गया, ऑल्दो नॉट बिकॉज ऑफ हिम, उन्होंने अटेम्प्ट करा बट हुआ तो उनके पार्ट पे नॉन परफॉर्मेंस। अब इस नॉन परफॉर्मेंस से अगर प्रोमिसी जो है वो भी अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं करता है, ये बोल के कि भाई नॉन परफॉर्मेंस है, तो नहीं, द प्रोमिसर स्टिल हैज राइट्स। व्हाई? बिकॉज द प्रोमिसर अटेम्प्टेड द परफॉर्मेंस बट इट वाज यू हु रिजेक्टेड दैट, हु डिड नॉट एक्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस। तो आपके रिजेक्शन की वजह से, आपके रिफ्यूजल की वजह से प्रोमिसर के राइट्स कहीं भी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, उसके राइट्स एज इट इज होंगे। और अगर ब्रीच होता है तो उसके पास ये भी राइट है कि वो कोर्ट में सू कर सकता है। ये हो गया टेंडरिंग। अब देखिए सेक्शन 38, सेक्शन 38 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, जो अभी अभी हमने देखा, अभी अभी ये लीगल इफेक्ट, सेक्शन 38 यही है। हमने देखा कि भाई क्या है, प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जो राइट्स है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, नहीं। वही कह रहा है सेक्शन, व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर टू परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है, मतलब टेंडरिंग परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब प्रोमिसर ने टेंडर किया परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसरी, लेकिन द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, लेकिन प्रोमिसरी ने उसे रिफ्यूज किया, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। भाई गलती तुम्हारी, द सिंपल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज गलती तुम्हारी, तो व्हाई शुड आई सफर? मैंने तो कोशिश करी, तुमने रिफ्यूज किया, तो तुम्हारे राइट्स जाएंगे, उससे मेरा क्या होगा? मेरी तो गलती भी नहीं, मैंने तो कोशिश भी करी थी, और ना ही मेरे राइट्स इससे कहीं खत्म होने वाले हैं। मेरे राइट्स नहीं खत्म होंगे, मेरे राइट्स एज इट इज रहेंगे। अब नीचे जो दिया है देखिए, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब ये जो दे रखा है, ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे
एट्रीब्यूट से कह लीजिए, जो कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो कि किसी टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस यानी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जिसे हम कह रहे हैं, वो होने के लिए जरूरी है। मतलब ये कंडीशंस जब होंगी तभी हम कहेंगे कि द परफॉर्मेंस हैज बीन अटेम्प्टेड, इट्स एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। कब कहेंगे? सबसे पहले इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जो ऑफर ऑफर किया जाए, ऑफर ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है, जो ऑफर किया जाए उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए कि अगर ये होगा I'll send you if you do this, no that is conditional, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है as it is, क्योंकि यहाँ हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। यही अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अगर रिफ्यूजल क्लोज होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता, तो यही जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है उसका जो ऑफर है वो कंडीशनल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं कंडीशनल नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अभी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या है? And under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then do the whole of what he is bound by his performance to do. मतलब टाइम एंड परफॉर्मेंस क्या है? प्रॉपर टाइम एंड परफॉर्मेंस का, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का मतलब क्या है? एक पहले हम अनकंडीशनल समझते हैं कि भैया ठीक है, ऑफर के साथ कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। अब ये भी साथ में कह रहा है कि ऑफर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी मेड अंडर सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाना चाहिए वेयर वेयर द प्रोमिसी, जहां प्रोमिसी के पास ये एक अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि प्रोमिसर ने चुपके से कुछ कर दिया बिना बताए उसे, और उसे पता ही लग, किसी ऐसे कोई रीजन अनरीजनेबल से टाइम, या बिल्कुल ही कोई ऐसा इमेजिन न कर सके ऐसी कोई जगह हो, ऐसी जगह करके परफॉर्मेंस उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो भाई अब धोखा देने की इंटेंशन से ऐसा करके और फिर बाद में आप कोर्ट में जाके बोलो कि मैंने तो ट्राई किया था लेकिन आपने एक्सेप्टेंस नहीं की, दैट इज नॉट रीजनेबल, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोमिसर टू एक्सेप्ट। तो वही कह रहा है कि प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, मतलब ये कि ऐसी जगह जहां, या ऐसा समय जहां प्रोमिसी के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो परफॉर्मेंस को देख सके, असरटेन कर सके, वेरीफाई कर सके, हाँ क्रॉस चेक कर सके कि हाँ भैया हुआ है परफॉर्मेंस। अब ऐसा नहीं पता लगा 2 बजे रात में कि जंगल में जाके अचानक से कर रहे हैं, वो कह दिया कि नहीं नहीं हमने तो परफॉर्मेंस कर दी थी, नो दैट इज नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि क्या रहा है, ऑफर टू परफॉर्मेंस कह रहा है कि भाई आपने जो है उसको उसको परफॉर्मेंस जो है एक रीजनेबल प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होनी चाहिए। ऐसी जगह, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या कह रहे हैं? ऐसा समय और ऐसी जगह जहां प्रोमिसी के पास एक अपॉर्चुनिटी हो, ये अपॉर्चुनिटी कि भाई वो जो परफॉर्मेंस हुई है उसको देख समझ सके कि अच्छा सही है नहीं है, क्या है गलत है, वो सारी चीजें जांच परख सके ये। एंड द लास्ट, होल ऑब्लिगेशन, मतलब क्या? एन ऑफर टू परफॉर्म ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉमिस इज नॉट अ वैलिड टेंडर। मतलब ऐसा भी नहीं कि टेंडर करने के लिए आप ये बोल दो कि एक पार्ट का ऑफर करो, नहीं, ऑफर टू परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो भी पूरे का होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पार्ट बाय पार्ट करेंगे, नहीं, इट हैज टू बी होल। तो हमारे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए 3 एसेंशियल कंडीशन दे रखी है। पहले तो सेक्शन 38 बताता है भाई कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे टेंडर के, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे कि एक तो प्रोमिसर जो है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी नॉन परफॉर्मेंस के लिए, भाई नॉन परफॉर्मेंस हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके रीजन ये हो सकते हैं ना, एक तो मेजर रीजन हमने यही पे देख लिया, ये आप ये कह सकते हो कि टाइम एंड प्लेस ही नहीं था, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। साथ ही इसका ये मतलब नहीं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है तो वो डिस्चार्ज हो गया अपने राइट से भी, नहीं, उसके राइट्स एज इट इज रहेंगे। लेकिन वो सारी चीजें होने के लिए ऑफर को कैसा होना चाहिए, यानी कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को होना कैसे चाहिए? तो क्लियरली ये 3 कंडीशंस बता रहे हैं कि पहला अनकंडीशनल, मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसके साथ मतलब उस ऑफर के साथ कोई और इफ बट कंडीशन नहीं जुड़ा होना चाहिए, अनकंडीशनल बिल्कुल। दूसरा, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, भाई जगह ऐसी या समय ऐसा जब एक प्रोमिसी के पास
ये एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो कि भाई वो उस चीज को सोच समझ सके, जांच परख सके, वेरीफाई कर सके, असरटेन कर सके उसको। एंड द लास्ट इज कि भाई एक पार्ट का परफॉर्मेंस वो टेंडर नहीं किया जाएगा, जब होगा पूरे का होगा। अगर आप एक पार्ट को टेंडर करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं, दैट इज नॉट अ वैलिड अटेम्प्ट। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब देखिए टेंडर हमने अभी तक समझ लिया कि भाई टेंडर, ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर कह रहे हैं, ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर कह रहे हैं, वही डेफिनेशन लिखा है, टेंडर है क्या, अ फॉर्मल ऑफर टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यही है, मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस के तौर पे जब हम देख रहे हैं तो हमने उसे दो कैटेगरी में बांटा, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। ठीक है, अटेम्प्टेड को ही हमने टेंडर कहा, अटेम्प्टेड को ही हमने ऑफर टू परफॉर्म कहा। अब जब हम ऑफर के उससे देखें, ऑफर के नजर से देखें, तो ऑफर का मतलब तो वही निकला, देखिए लिखा है टेंडर के उससे, ऑफर टू परफॉर्म को ही हमें कह रहे हैं टेंडर। अब टेंडर कितने तरीके के हो रहे हैं, तो हमने परफॉर्मेंस देखा दो तरीके के, जिसमें एक था टेंडर। अब ये टेंडर कितने तरीके का हो रहा है, टेंडर जो है वो अगेन दो तरीके के हो रहे हैं, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेंडर ऑफ मनी। ठीक है, ये क्या होता है, अब देखिए टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी का मतलब है, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स और सर्विसेज की परफॉर्मेंस को ऑफर करना। ठीक है, मनी, टेंडर ऑफ मनी का मतलब मनी को ऑफर करना, मनी के लिए परफॉर्मेंस को ऑफर करना। तो अब होता क्या है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, तो डिस्चार्ज अकर्स व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। सिंपल, जो हमने टेंडर में पढ़ा वही टर्म्स के हिसाब से जो करेंगे, वही सेम चीज गुड्स एंड सर्विसेज के केस में है कि भाई जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने उसको ऑफर किया, और वो टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाएगा। ठीक है, नाउ इफ द प्रोमिसी रिफ्यूजेस द टेंडर, ठीक है, जो हमने देखा कि रिफ्यूजल आता है, द ऑफरर कैन टेक द गुड्स बैक। ये एक ऑप्शन है, जैसे हमने कॉन्सिक्वेंसेस में क्या देखा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए कि भाई लाइबिलिटी प्रोमिसर की नहीं बन रही है, लेकिन राइट्स बन रहे हैं, राइट्स एज इट इज है। तो यहाँ जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के टेंडर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, देखिए टेंडर को दो कैटेगरी में बांटा, पहले गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा हो गया मनी। तो गुड्स एंड सर्विसेज के स्पेसिफिकली जब टेंडर की बात की जाती है, अगर मान लीजिए प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया, टेंडर में हो ही वही रहा है, परफॉर्म किया, ऑफर किया गया, लेकिन उसका रिफ्यूजल हो गया। तो जब प्रोमिसी रिफ्यूज कर देता है, तो यहाँ पे प्रोमिसर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो गुड्स जिसको टेंडर किया गया है वो उसको वापस ले ले। द प्रोमिसर हैज द राइट टू टेक द गुड्स बैक, वो उसको वापस ले सकता है। द प्रोमिसर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी। तो हमने अभी देख लिया कि प्रोमिसर की जो उसकी कोई नॉन परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। द प्रोमिसर कैन देन सू द प्रोमिसर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और ब्रीच। वो चाहे तो ब्रीच के लिए सू तक कर सकता है, इतने राइट्स प्रोमिसर के पास अराइज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा टेंडर ऑफ मनी। अब पैसे का टेंडर मतलब पैसा देना था उसका, डेट जो है पैसे के लेन देन के लिए है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेटर मस्ट ऑफर द एग्जैक्ट अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर। जितना क्रेडिटर के पास पैसे ड्यू है वो उसको देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब क्योंकि टेंडर है तो क्लियरली हम बात ही कर रहे हैं कि भाई वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रोमिसी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ प्रोमिसी कौन है, क्रेडिटर है। डेटर जो है वो कौन हो गया, प्रोमिसर हो गया यहाँ पे, और क्रेडिटर प्रोमिसी। सॉरी हटाऊंगा, डेटर जो है वो प्रोमिसी है और क्रेडिटर प्रोमिसर। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में मनी के टेंडर के केस में, टेंडर ऑफ मनी में, अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट मनी, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट कौन करेगा? क्रेडिटर। ठीक है, जो रिफ्यूजल कर रहा है, रिफ्यूजल कौन करता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर करेगा। तो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द मनी डज नॉट डिस्चार्ज द डेट। हमने पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे क्या पढ़ा कि प्रोमिसर जो है, अगर उसने अपने पार्ट से परफॉर्मेंस का अटेम्प्ट किया लेकिन प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया, तो प्रोमिसर जो है वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है और लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटर, डेटर जो है वो अगर अटेम्प्ट करता है परफॉर्मेंस की और क्रेडिटर जो है वो रिफ्यूज कर देता है, क्रेडिटर जो है वो रिफ्यूज किया, तो उससे उससे क्या होगा? डेटर डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। डेटर जो है, क्रेडिटर मतलब कौन हो गया? प्रोमिसी। ठीक है, और डेटर प्रोमिसर, यही तो हुआ। तो जब अगर डेटर जो है वो क्रेडिटर को पैसे देना है लेकिन क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस केस में डेटर जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। अनलाइक गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने अभी देखा, गुड्स एंड सर्विसेज के केस में जो प्रोमिसी है उसके नॉन एक्सेप्टेंस से प्रोमिसर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ मनी। अगर डेटर ने ऑफर किया, क्रेडिटर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रिफ्यूजल कर दिया, तो वहां से डेटर डिस्चार्ज नहीं होगा। द डेटर स्टिल रिमेन्स लायबल टू पे द मनी। भैया पैसे की बात हो रही है, सामान तो है नहीं कि ठीक है नहीं लिया तो रख लो, ऐसा नहीं है। पैसे की बात हो रही है तो तुम दोगे तो लेना मुझको है। इफ आई एक्सेप्टेड, इट्स अ कंप्लीट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। लेकिन इफ आई रिफ्यूज इट, क्योंकि इट इज अबाउट मनी, तो ऐसा नहीं कि क्रेडिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं, वो स्टिल लायबल है उसको पेमेंट करने के लिए। वाइल द डेट रिमेन्स, क्योंकि डेटर पे लाइबिलिटी है तो डेट मतलब अभी है, वैलिड है। A valid tender of money stops the accrual of further interest from the date of the tender। अब क्या होगा कि डेट में क्या होता है? डेट में इंटरेस्ट जुड़ता है। ठीक है, जो अमाउंट है मेन उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है, डेट में ही होता है, ये चीज होती है। तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भैया ऐसा है कि डेटर ने पैसे देने की कोशिश की लेकिन क्रेडिटर ने उसको, यानी कि जो प्रोमिसी, क्रेडिटर प्रोमिसी हो गया, उसने रिफ्यूज कर दिया। अब उस रिफ्यूजल से अगर मान लो कि दो चीज हो सकती थी, कि जैसे हमने गुड्स एंड सर्विसेज का पढ़ा कि वो डिस्चार्ज हो जाए, जैसे प्रोमिसर डिस्चार्ज हो रहा था वैसे, या तो डेटर डिस्चार्ज हो जाए। तो नहीं, वो सेम चीज नहीं है, वो तो वहां से वैरी कर गया कि डिस्चार्ज नहीं होगा। डेटर अभी भी वैसे ही लायबल होगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन एक चीज होगी, वो ये कि फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर, मतलब डेटर ने ट्राई किया पैसे देने का, तो जब टेंडर किया गया उस डेट से इंटरेस्ट जोड़ना बंद हो जाएगा उस डेट के अमाउंट पे। इंटरेस्ट का अक्रूवल अब नहीं होगा। ये नहीं कि उसमें इंटरेस्ट जुड़ते जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश करी थी पेमेंट करने की, बट इट वॉज यू हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तुम्हारी तुम्हारी गलती है, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम्हारी गलती के लिए भाई हाउ हाउ एम आई लायबल, व्हाई शुड आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? तो जब टेंडर किया जाएगा उस डेट से इंटरेस्ट का अक्रूवल नहीं होगा, वो उसमें ऐड नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं ऐड किया जाएगा। ये है। तो ये दो टाइप के हो गए। अभी तक हमने क्या समझा, देखिए। परफॉर्मेंस जो है वो दो तरह की हुई। सेक्शन 37 बताता है पहले तो कि परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, और परफॉर्मेंस दो तरीके की परफॉर्मेंस की बात करता है सेक्शन। पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, और दूसरा ऑफर टू परफॉर्मेंस यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो परफॉर्मेंस हो गई। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस यानी टेंडर जिसे हम कह रहे हैं, या ऑफर टू परफॉर्म, ये जो है ये भी दो तरीके का हो गया। टेंडर ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, टेंडर ऑफ मनी, ये दो तरीके का हो गया। ठीक है, तो ये अब तक सेक्शन 37 और 38 का दो सेक्शंस का कॉन्सेप्ट हमने पूरा देखा। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस के साथ होने चाहिए। देखिए जो एसेंशियल्स हमने देखे, सबसे पहले टेंडर के वैलिड होने के लिए इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक है, एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड विदाउट एनी कंडीशंस, किसी कंडीशन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि भैया ऐसा है कि जो प्रोमिसी है उसके पास, उसको मौका तो दो कि वो देख सके कि हुआ है परफॉर्मेंस, उस वो जान समझ सके। उसे पता ही नहीं है तो आप कैसे कह दोगे? तो भाई जो प्रोमिसी है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो वेरीफाई कर सके, वो कंफर्म कर सके कि हाँ परफॉर्मेंस हो गई है। देखिए जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये टॉपिक जो है हम आगे पूरा डिस्चार्ज से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। इससे पहले सेक्शन 39 देखिए, सेक्शन 39 क्या कह रहा है? सेक्शन 39 कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। When a party to a contract, जब एक पार्टी हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, ने रिफ्यूजल कर दिया। व्हेन अ पार्टी लिखा है, कौन सी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी ने, जब किसी भी पार्टी ने मतलब प्रोमिसर या प्रोमिसरी दोनों में से किसी ने भी रिफ्यूजल कर दिया परफॉर्मेंस का, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोमिसी आ गया, इसका मतलब प्रोमिसर की बात कर रही थी। मतलब ये कि अगर प्रोमिसर जो है वो या तो रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूजल या डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट मतलब फिजिकल डिसेबलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर वो ऐसी सिचुएशंस आ जाए, ऐसी सर्कमस्टेंस हो जाए जिसमें उसका करना इम्पॉसिबल हो जाए, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, कि वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। His promise in its entirety is wholly, completely, जब प्रोमिसर या तो रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस अपने पार्ट का, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, डिसेबलमेंट हो जाए परफॉर्मेंस की, द प्रोमिसी, उस केस में प्रोमिसी के पास क्या राइट है? मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही साइंड बाय वर्ड्स ऑफ कंडक्ट हिज एक्विजिशन इन इट्स कंटीन्यूअंस। उस केस में प्रोमिसी के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, वहां से टर्मिनेट कर सकता है, अनलेस, अनलेस मतलब एक्सेप्ट, जब उसने रिटन में या तो वर्ड से या कंडक्ट से भी किसी भी तरीके से ऐसा जाहिर किया है, ऐसा अपनी हामी दिखाई है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके कंटिन्यूएंस में चलेगा, रिगार्डलेस ऑफ कि वो परफॉर्म करे या ना करे, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चले। ठीक है, ये मतलब प्रोमिसी के पास एक राइट हो जाता है कि भाई वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। देखिए एग्जाम्पल दोनों चीजों के समझ आएंगे, कहाँ पे ये प्रोमिसी में पुट टू एन एंड का और सिग्निफाइज कंटिन्यूअंस का। और इलिस्ट्रेशन ए अ सिंगर, ठीक है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। अब एक थिएटर ओनर है और एक सिंगर है, तो जो सिंगर है उसका थिएटर ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो हर वीक में 2 दिन थिएटर पे अपनी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, नाउ बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस, और वो हर परफॉर्मेंस के लिए उसको 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, on the sixth night, A willfully absents herself from the theater. A is at liberty to put an end to the contract. अब अगर जो सिंगर है वो जानबूझ के नहीं आया, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन हो गई जिसकी वजह से पहुंच नहीं पाए, विलफुली जानबूझ के नहीं आए, क्यों? क्योंकि लिखा है, देखिए द प्रोमिसर में कहा गया
refused to perform or disabled himself, willingly आप नहीं आए, तो वहां पे जो प्रोमिसी है, यानी जो इस केस में इस एग्जांपल में जो थिएटर ओनर है उसके पास ये राइट है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। मतलब प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें प्रोमिसर जो है वो कुछ ऐसा करे जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करे, ठीक है। तो उस केस में प्रोमिसी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, या अगर रिटन, अगर कोई एक्सप्रेस ऐसा सिग्निफाई कर रखा है, एक्सप्रेस तरीके से उसने जाहिर किया हुआ है कि भाई कंटिन्यू होगा, तो फिर वो अलग बात है। जैसा अब इलस्ट्रेशन भी देंगे, यहां तक तो ये समझ में आया कि भैया प्रोमिसी के पास ऑप्शन है कि वो खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इलस्ट्रेशन भी सेम वही चीज है, देखिए, ए सिंगर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 months, ठीक है। बी एंगेज्ड टू पे हर एट ₹100 पर नाइट, इतना तक तो सेम है, ठीक है। ऑन द 6th night ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ, अब यहां तक ठीक, ये तो सेम था कि भाई सिंगर और थिएटर ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ₹100 उसको मिलेंगे हर परफॉर्मेंस का, और वो हर वीक में 2 परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 6th night को सिंगर खुद भी आया विलफुली विद द असेंट ऑफ बी, मतलब जो थिएटर ओनर है उसके कंसेंट, उसके असेंट से, उसकी मर्जी के साथ, उसके परमिशन के साथ ए सिंग्स ऑन द 7th night। अब भाई उसने उससे वो ले ली, उससे उसकी हामी ले ली, उसकी परमिशन ले ली, और उसके अग्रीमेंट से क्योंकि 6th नाइट को नहीं आया, तो भाई ए जो है उसने 7th नाइट को परफॉर्मेंस दे दी। उसने क्या किया कि बी से परमिशन लिया कि सिंस आई डिड नॉट परफॉर्म ऑन द 6th डे, आई विल बी परफॉर्मिंग ऑन द 7th डे, ठीक है। यहाँ पे B has signified his acquiescence in the continuance of the contract and cannot now put an end to it, but is entitled to compensation for the damage sustained by him through A's failure to sing on the 6th night। अब यहाँ क्या है, क्योंकि प्रोमिसी ने खुद जो हामी जाहिर की, आप अपने वर्ड से आपने हामी जाहिर की, वही चीज लिख रहा है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, जाहिर करना बाय वर्ड और कंडक्ट, अपने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी भी तरीके से अगर हामी जाहिर की है कि भाई ठीक है कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अलग चीज है, वरना प्रोमिसी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। यहां भी तो वही हुआ कि भाई क्या 6th डे पे जो सिंगर था उसने कहा कि भाई वो नहीं आ सकता है, ठीक है। उसने 6th डे पे कह तो दिया कि वो नहीं आ सकता है, उसके बाद फिर जो थिएटर ओनर था उसने बात करे कि भाई ऐसा है कि आज तो नहीं आ पाया, लेकिन अगर आप बोलो तो मैं कल आ जाऊं। तो थिएटर ओनर था, उसने कहा कि हाँ ठीक है आप आ सकते हो। उसने खुद हामी दी बाय वर्ड्स, उसने 2 तरीके दिए हुए ना, बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, मतलब एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। उसने हामी दे दी, असेंट अपना दे दिया। अब उसके असेंट देने के बाद देखिए वही कह रहा है, अनलेस ही सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट द एक्विसेंस इन कंटीन्यूअंस, उसने अपनी हामी दी है इसके कंटीन्यूअंस के लिए। उसने अपनी हामी दे दी कि हाँ ठीक है आप 7th को आके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। इससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टूटा, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा। लेकिन लेकिन इन दिस केस होता क्या है कि अब प्रोमिसी के पास एक राइट आ जाता है। कैसा राइट, कि अगर उसको उस ब्रीच की वजह से जो हो गया, ठीक है, ऑल्दो ही हैज अग्रीड फॉर द कंटिन्यूअंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि चलेगा ऐसे, लेकिन उस ब्रीच की वजह से जो कि प्रोमिसर ने किया, ठीक है, उस ब्रीच की वजह से अगर कोई लॉस सफर होता है तो वो उस लॉस के डैमेजेस के लिए एंटाइटल्ड है कि उसको कॉम्पनसेशन उसका मिले। सेक्शन 39 यही कहता है कि अगर प्रोमिसर के किसी एक्ट की वजह से, ठीक है, प्रोमिसर के एक्ट की वजह से प्रोमिसर ने क्या किया कि भाई उसने या तो परफॉर्म करने से मना कर दिया अपने पार्ट का जो भी प्रॉमिस था, या डिसेबल कर लिया खुद को कि वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, अगर इस वजह से ऐसा होता है, तो प्रोमिसी जो है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली खत्म कर दे, या भाई अगर वो चाहे तो अग्री कर सकता है कि ठीक है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपनी हामी दे सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इन दैट केस ऑल्सो, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दी तब तो अलग बात है, लेकिन अगर कंटिन्यू करता भी है तो भी इन दैट केस ऑल्सो इवन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिन्यूइंग, द प्रोमिसी हैज अ राइट, द प्रोमिसी स्टिल हैज अ राइट कि भाई वो चाहे तो जो उसको लॉस इनकर हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है।
अब देखिए कौन परफॉर्म करेगा, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। अभी तक हमने क्या देखा, देखिए अभी तक हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। अभी तक सेक्शन 39 में हमने यही तो देखा, 37 में हमने देखा कि परफॉर्मेंस मैंडेटरी है। फिर अगर ऑफर टू परफॉर्मेंस है तो या तो परफॉर्मेंस एक्चुअल करिए या फिर अटेम्प्ट करिए। फिर 38 में हमने देखा कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का कैसे क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सारी चीजें। 39 में हमने देखा कि भाई अगर प्रोमिसर जो है वो रिफ्यूज कर दे, उस रिफ्यूजल का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। अब आते हैं 40 पे। 40 बताता है कि भाई परफॉर्मेंस करनी किसको है। अभी तक तो हमने 3 सेक्शन से कह दिया कि परफॉर्मेंस मैंडेटरी है। 40 बताएगा कौन करेगा परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 40 कहता है if it appears from the nature of the contract that it was the intention of the parties to any contract that any performance contained in it should be performed by the promisor himself। अगर कॉन्ट्रैक्ट से ये पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस प्रोमिसर को खुद करनी है, तब तो promise must be performed by the promisor, ठीक है। In other cases, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it। अब अगर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से पता चलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से पता चलता है कि परफॉर्मेंस जो है वो प्रोमिसर को खुद करनी है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा, कोई स्किल वाला अगर जैसे पेंटिंग करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है, तो भाई पेंटिंग तो आप खुद ही करोगे ना। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर उसके लिए कि आप हमें इतने बनाते तो हम आपकी एग्जीबिशन में इतने में सेल करेंगे, इसके इतने परसेंट प्रॉफिट्स आपको देंगे, ठीक है। अब पेंटिंग की बात होगी या सिंगिंग की बात होगी तो ये तो स्किल की बात है, ये जिससे कॉन्ट्रैक्ट तो वो खुद ही करेगा, अपने बिहाफ पे तो करवा नहीं सकता। वही सेम चीज कह रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से ऐसा पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस प्रोमिसर खुद करेगा, खुद ही कर सकता है, वो खुद ही करेगा, तब तो ऑफकोर्स भाई जब वही कर सकता है तो वही करेगा, प्रोमिसर खुद करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो रीजनेबल और कोई मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से नहीं पता चल रहा है, तो इन अदर केसेस बाकी सिनेरियो में प्रोमिसर चाहे तो किसी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या कोई भी और कॉम्पिटेंट जो इंसान है अथॉरिटी उसको दे सकता है कि भैया आप ये कर दो, जैसे मेरे बिहाफ पे मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, मेरे बिहाफ पे मेरा ये काम कर दो, ये हो सकता है, ये चीजें कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन कोई चीज ट्रांसफर करने का था तो मेरे बिहाफ पे मनी का ट्रांजैक्शन है मेरे लिए, ठीक है कर दो, ये हो सकता है। लेकिन जहां पे अगर पर्सनल नेचर का है कि भाई वो खुद ही कर सकता है, तब तो वही खुद करेगा। वही ये सेक्शन कह रहा है 40 कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से पता चलता है कि परफॉर्मेंस प्रोमिसर ही कर सकता है, तब तो प्रोमिसर ही करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन अदर केसेस प्रोमिसर चाहे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अथॉरिटी दे सकता है परफॉर्मेंस। सेक्शन 41। 41 क्या कह रहा है देखिए, when a promisee accepts performance of the promise from a third person कौन, जैसे अभी पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि या तो प्रोमिसर खुद करेगा या किसी को बोल सकता है करने के लिए, तो वही है फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, किसी और से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाद में प्रोमिसी कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। अगर परफॉर्मेंस किसी और ने कर दी, मतलब ए के बिहाफ पे अगर बी जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर प्रोमिसर के कहने पे बी जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, बाद में प्रोमिसी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं परफॉर्मेंस आपने क्यों नहीं किया, आप ही करोगे आगे, नहीं। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देखिए लिखा है प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, भाई वो तो बोल सकता है, प्रोमिसर के पास राइट है कि ठीक है आप चाहो तो किसी को दे सकते हो। अगर जरूरत नहीं है आपकी इन्वॉल्वमेंट की, मतलब आपका होना ही जरूरी नहीं है, तो आप किसी को बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बॉल है वो दी गई है प्रोमिसी के हाथ में कि भाई अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस, तो आप बाद में नहीं कह सकते कि नहीं प्रोमिसर से ही परफॉर्मेंस होगी, प्रोमिसर ने क्यों नहीं किया, देन यू आर बाउंड बाय इट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमने कंसिडरेशन में पढ़ा था, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हमने पढ़ा था। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या था, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में ये था कि कंसिडरेशन जो है दैट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के कहने पे ही, प्रोमिसर के इच्छा पे ही, उसके उसके हिसाब से ही कंसिडरेशन दिया जाएगा, ठीक है। कोई और कंसिडरेशन नहीं, किसी और कहने पे किसी और कोई और कंसिडरेशन नहीं दे सकता है। कंसिडरेशन बाय थर्ड पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन
जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो थर्ड पार्टी कर सकती है एंड वो वैलिड है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन दोनों में यही अंतर है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि थर्ड पार्टी इसमें परफॉर्मेंस कर सकती है, कंसिडरेशन का प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये कहता है कि भाई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं देगी, प्रोमिसर कहने पे प्रोमिसी या कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव ही देगा, कोई और नहीं हो सकता है। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई ठीक है, कोई और इंसान भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो 40 एंड 41 में यही लिंक है कि 40 ने कहा कि प्रोमिसर जो है वो किसी और से भी परफॉर्मेंस करवा सकता है, लेकिन कैच यहाँ 41 में है, मतलब प्रोमिसी के हाथ में दिया हुआ है कि भाई अगर आपने थर्ड पार्टी से एक्सेप्टेंस कर ली परफॉर्मेंस की, देन यू कैन नॉट लेटर ऑन क्लेम कि भाई उसने नहीं किया, प्रोमिसर नहीं किया, किसी और से करवा दिया, बाउंड नहीं है, ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते, यू आर बाउंड बाय दैट परफॉर्मेंस नाउ। अब देखिए ये आता है इसके बाद सेक्शन 42 से लेके सेक्शन 45 तक जो है, मतलब 42, 40, 44, 45, ये चार जो सेक्शन है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज सेक्शंस डील विद जॉइंट लायबिलिटी, but these are the least important sections, मतलब nowhere these are asked, nowhere। बेसिकली बात करते हैं कि भाई अगर एक साथ बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में बन रहे हो, लाइबिलिटी बहुत लोग की हो, तो कैसे उसका किस पे कितना कैसे राइट्स लाइबिलिटी आएगी उसके बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस बिकॉज दिस इज नॉट फॉर आवर पर्पस, इसलिए कहीं भी नहीं पूछा जाता है किसी चीज में नहीं। सो विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 46 नाउ, जो कि है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए सेक्शन 46 क्या कहता है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, परफॉर्मेंस करना है, प्रॉमिसर के कहने पे होगा, ये सारी चीजें हम देखी, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई टाइम और प्लेस कैसे पता करें, जैसे हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में देखा कि रीजनेबल प्रॉपर टाइम और प्लेस होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉमिसी को ऑप्शन तो दें कि वो वेरीफाई कर सके कि भाई कंफर्म करे कि एक्चुअली हुई भी है परफॉर्मेंस या नहीं। वैसे ही ये सेक्शंस जो है ये बात करते हैं कि वैलिड टाइम या परफॉर्म या प्लेस क्या होंगे परफॉर्मेंस के लिए। So section 46 कहता है where by the contract, ठीक है, a promisor is to perform his promise without application by the promisee. Promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time has been specified, ठीक है। The engagement must be performed within a reasonable time. Now अब कह क्या रहा है, सेक्शन 46 कहता है कि जहां मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर को ये बात बताई नहीं गई है कि भाई पहले तो प्रोमिसी ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। दूसरा प्रोमिसर को ये बात बताई भी नहीं गई है कि कब करना है परफॉर्मेंस, कोई टाइम नहीं बताई है, नो टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड। उसे पहले तो अप्लाई भी नहीं किया है परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जहां कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है वहां परफॉर्मेंस मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। लेकिन इसी का एक्सप्लेनेशन क्लॉज जो है वो ये बताता है द क्वेश्चन व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब रीजनेबल टाइम है, आप पता कैसे लगाएंगे भाई, रीजनेबल टाइम कैसे पता लगा सकते हैं रीजनेबल टाइम। तो रीजनेबल टाइम पता लगाने के लिए कोई तरीका नहीं है, रीजनेबल टाइम के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट शैल कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल टाइम, या आगे पढ़ेंगे रीजनेबल प्लेस। कैसे पता चलेगा, ये इस एक्सप्लेनेशन ने क्लियर कर दिया कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फॉर ईच केस, केस टू केस ये वैरी करेगा। अब जैसे मान लीजिए गोडाउन बंद होने के बाद आपने सामान की डिलीवरी कराई, उसके बाद क्योंकि गोडाउन बंद हो गया था 11 साढ़े 11 बजे का, चलिए 12 बजे के बाद बंद होने के बाद, और क्योंकि वहां पे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई, कोई रिसीव नहीं कर पाया, उसे आप वापस लेके आ गए एंड यू जस्ट सेड कि भाई हमने परफॉर्मेंस करा दिया था तो ये ब्रीच हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं हुई।
नहीं, यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम नहीं, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि टाइम इतने बजे तक करना है, तो आप एक रीजनेबल टाइम पे करोगे तब तक जब तक गोडाउन खुला है। आप 11 बजे तक करोगे, आप 1:30 बजे रात में आप गुड्स नहीं डिलीवर कराओगे, वो एक रीजनेबल टाइम नहीं है। तो वही कह रहा है कि जहां अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो प्रोमिसर परफॉर्मेंस जो है एक रीजनेबल टाइम पे करेगा। 47, time and place for performance of promise where time is specified and no application to be made. ठीक है, a promise is to be performed on a certain date and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee. ठीक है, now section 47, भाई जब परफॉर्मेंस जो है, when a promise is to be performed on a certain date, किसी स्पेसिफिक दिन, certain day, किसी स्पेसिफिक दिन परफॉर्म किया जाना है, and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, promiser ने कुछ कहा नहीं, ठीक है, बिना प्रोमिसी के एप्लीकेशन के ही द प्रोमिसर, उस केस में प्रोमिसर क्या करेगा, मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट व्हिच द प्रोमिसर ऑट टू बी परफॉर्म्ड। अब भाई क्योंकि प्रोमिसी से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, उसने कोई एप्लीकेशन किया नहीं है भाई, अब उसने परफॉर्मेंस के लिए कोई अप्लाई नहीं किया है अभी, आपने उस कोई ना ही इसमें बताया गया है कि भाई टाइम के बारे में कोई बात नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये है कि स्पेसिफिक डे होना, एक डे स्पेसिफाइड है, लेकिन हाँ टाइम के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो वहां पे क्या है कि परफॉर्मेंस जो है, मतलब प्रोमिसर जो है वो एक रीजनेबल टाइम पे करेगा। रीजनेबल टाइम किसको कहेंगे, वर्किंग आवर्स, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड द प्लेस एट द प्रोमिसर ऑट टू बी, जनरली जो वर्किंग आवर्स हैं एंड जहां पे उसको होना चाहिए, मतलब एक्चुअली इफ इट इज अबाउट द शॉप, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज अबाउट अ शॉप, तो आप वर्किंग आवर्स में उस चीज को डिलीवर शॉप पे करोगे। बिजनेस यूजुअल बिजनेस आवर्स में जो प्लेस है, जो सही प्लेस है वहां पे होना चाहिए, जहां पे देखिए लिखा है एट द प्लेस वेयर द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड, जहां पे उसको होना चाहिए वहीं पे। एग्जांपल देखिए, प्रॉमिसेस डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस, ठीक है, ऑन द 1 जनवरी को डिलीवर करना था गुड्स उसके वेयर हाउस पे। ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बीज वेयर हाउस, बट आफ्टर द यूजुअल वर्क आवर एंड दे सिंस दे आर नॉट रिसीव्ड, ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। हाँ भाई ठीक है, हमें पता है, इसमें डेट तो बता दिया, वही चीज लिखी हुई सेक्शन में कि सर्टेन डे फिक्स्ड है 1 जनवरी, 1 जनवरी को परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन क्योंकि आपकी कोई ऐसा सच बातचीत नहीं हुई है कब क्या कैसे प्रॉमिसी से, तो भाई आप जो यूजुअल वर्किंग आवर्स है उसी में करोगे, उसको वेयर हाउस पे पहुंचाना था, सब कुछ ठीक है, लेकिन यूजुअल वर्किंग आवर्स में उसकी डिलीवरी करोगे, यूजुअल वर्किंग आवर्स के बाद अब अगर उसको बिजनेस आवर्स के बाद डिलीवर करा रहे हो, तो दैट इज नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस। वहां पे नहीं कहेंगे कि ए हैज कंप्लीटेड हिज परफॉर्मेंस, नो, ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। 48 क्या कह रहा है, छोटे छोटे सेक्शंस हैं। When a promise is to be performed on a certain day specified है, and the promiser is not undertaking to perform it without application by the promisee, it is a duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of the promise। भाई डेट तो डिसाइडेड है कि कब होना है, लेकिन प्रोमिसी से कोई इसके रिगार्डिंग बात नहीं हुई है कि कब करना है, कहाँ करना है, ठीक है, तो ये प्रोमिसी की ड्यूटी बनती है। अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, जहां हम लोग अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस या एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब परफॉर्मेंस कैसे होगा, ठीक है, उसको किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर डे स्पेसिफाइड है, डे डिसाइडेड है, लेकिन प्लेस नहीं डिसाइडेड है, लेकिन प्रोमिसी ने अप्लाई नहीं किया है, मतलब द प्रोमिसर हैज इज डूइंग इट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोमिसी, मतलब कोई उसके रिगार्डिंग टाइम या प्लेस नहीं फिक्स हुई है प्रोमिसी से बात करके, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। सेक्शन क्या कह रहा है कि प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, डे इज फिक्स्ड, द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसर बिना एप्लीकेशन के नहीं कर रहा है, मतलब प्रोमिसी के एप्लीकेशन से ही करना है,
तो उस केस में क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी, प्रोमिसी की ड्यूटी बनती है टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स, कि भाई जगह क्या होगी, प्रॉपर प्लेस बताना, उसको डिलीवर कब करना है, ये सारी चीजें बताना, ये ड्यूटी किसकी बनती है, ये प्रोमिसी की ड्यूटी बनती है। सेक्शन 49, place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन नहीं किया गया है, वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड, ठीक है, नो प्लेस फिक्स्ड, प्लेस भी नहीं फिक्स की गई है। व्हेन द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस होना है विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन, ठीक है, देयर इज नो एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड, कोई जगह भी नहीं बताई हुई है for the promise of it. It is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. अब देखिए इसके पिछले सेक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके पिछले वाले में दिया हुआ था कि डे फिक्स्ड है, ठीक है, डे फिक्स्ड है, तो अगर डे फिक्स्ड है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोमिसी की बनती है टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस, कि भाई इतने बजे इतने जगह पे आपको डिलीवरी करनी है, अपने परफॉर्मेंस, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करना है। 49 कहता है कि भाई जहां पे बिना एप्लीकेशन के करना है वहां पे और कोई जगह फिक्स नहीं है तो ये ड्यूटी बनती है, अगर जगह फिक्स नहीं है तो ये ड्यूटी बनती है किसकी, प्रोमिसर की, कि भाई पूछे कि भैया आप एक जगह बताओ हमें कि हम कहाँ अपना परफॉर्मेंस करें प्रॉमिस का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे A undertakes to deliver 1,000 wands of jute to be on a fixed day, ठीक है, डे फिक्स्ड है, A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it। अब क्या है कि यहाँ पे प्रोमिसर को भाई अप्लाई करना होगा, भाई उससे पूछो कि डिलीवरी कब करनी है, कहाँ करनी है, ये जगह पूछने के लिए। परफॉर्मेंस इन मैनर or at time prescribed or sanctioned by promise, the performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions, जिस तरीके से अगर प्रोमिसी कहेगा, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस उसी तरीके से किया जाना चाहिए। सेक्शन 50 यही कहता है कि परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड सैंक्शन बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी जिस तरीके से, मैनर जिस तरीके से, या और इन टाइम या जिस समय पर परफॉर्मेंस की बात करेगा, परफॉर्मेंस उसी तरीके से और उसी समय में होनी चाहिए। इसका एग्जांपल देख लीजिए, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सी A owes B rupees 2,000, B accepts some of his goods in reduction of the debt, ठीक है, the delivery of good operates the part of part payment। अब आ जाते हैं, यहां से आएंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के परफॉर्मेंस कैसे होंगे। सो यहां से विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने सेक्शन 37 से लेके 50 तक डिस्कस किया, ठीक है, 37 से 56, इसमें 4 सेक्शंस हमने ऊपर ऊपर से देखे हैं। बस जो हमारी जॉइंट लाइबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जॉइंट लाइबिलिटी क्या हुई, जब एक साथ मल्टीपल लोगों की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी कैसे किस पे आएगी उसके बाद वो सेक्शंस बात करते हैं, which is not a very important topic and not for our purpose, for judiciary perspective वो important नहीं है। other than that जितने भी important sections थे हमने एक एक करके यहाँ तक उसको सारे डिस्कस किए, एंड इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और फॉर एनी अदर डाउट्स आप पढ़ते रहिए, और जुडिशियल लॉ क्लासेस है आपकी हेल्प करने के लिए, मैं, हमारी टीम और हम सब हैं आपकी हेल्प के लिए। हम आपके लिए रोज लेक्चर ऐसे लेके आएंगे जहां हम इजी वे में डिस्कस करेंगे आपके साथ सेक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस जो है, ताकि आपको इजीली समझ में आए, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। सो टेक केयर।